हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम वर्मा एंड वेलकम बैक इन माय क्लास। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। एंड दिस सीरीज नॉट ओनली फॉर योर सीआरपीएफ एग्जाम बट फॉर एवरी फार्मासिस्ट एग्जाम। सो दिस सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर एक एक ऑप्शंस को वेल एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हिच वन नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा आपका गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपका लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और चौथा ऑप्शन है काइलोमाइक्रॉन्स। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये क्वेश्चन चाहे आपका पेपर नॉन मेडिकल का हो चाहे मेडिकल का हो, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है HDL, दैट मीन्स हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो होती है हमारी, ये गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानी जाती है। अब इसके पीछे का रीजन समझिए कि आखिर इसको हम क्यों गुड कोलेस्ट्रॉल और LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारी HDL है ये हमारे फैट मॉलिक्यूल को कैरी करती है फ्रॉम द मसल्स टू द लीवर। अब ये मसल से लीवर को फैट का ट्रांसपोर्टेशन करती है जिससे फैट की मेटाबॉलिज्म होगी और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, जिससे फैट का डिपोजिशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा। लेकिन जो LDL है ये भी हमारा कैरियर ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है जो कि फैट को कैरी करता है। ठीक है, हालांकि जितने हमारे चारों ऑप्शन है LDL, VLDL, काइलोमाइक्रॉन्स, HDL, ये सारे हमारे फैट को कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क इनको हम गुड या बैड बोलते हैं। तो LDL जो है इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि LDL लीवर से फैट को कैरी करता है टू द मसल्स। अब ये मसल्स के अंदर लेके जाएगा, जो हमारी आर्टरीज हैं उसके अंदर लेके जाएगा, डिपोजिशन करवा देगा, जिससे आर्थेरोस्क्लेरोसिस, ओबेसिटी जैसी कंडीशंस डेवलप होंगी। इसीलिए LDL जो लाइपोप्रोटीन होती है हमारी, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये फैट को कैरी करती है फ्रॉम द लीवर टू द मसल्स या एडिपोज टिश्यूज। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस लाइपोप्रोटीन के लेवल को घटने से आर्थेरोस्क्लेरोसिस की जो रिस्क है वो डिक्रीज होती है। दैट मीन्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइपोप्रोटीन्स डिक्रीजेज द रिस्क ऑफ आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो सबसे पहली चीज यहां पर यह है कि आखिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस होती क्या है। तो जब आर्टरी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे हमारी आर्टरी की वॉल थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थेरोस्क्लेरोसिस। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर कि आखिर किसके लेवल के बढ़ने से आर्थेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन बढ़ेगी या किसके लेवल के घटने से उसकी कंडीशन घटेगी। तो देखिए जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है जो कि है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब इसका लेवल बढ़ेगा तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की जो रिस्क है वो आपकी घटेगी। या हम ये कहें कि जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जब इसका लेवल घटेगा तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की रिस्क घटेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। अगर अभी भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत रह गई है, कोई भी डाउट आपका रह गया है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सनसाइन विटामिन इज। आपको यहां पर बताना है कि किस विटामिन को हम सनसाइन विटामिन कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ई, दूसरा ऑप्शन है विटामिन ए, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें आपको बताना पड़ेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है यस ऑफकोर्स विटामिन डी। जो सनसाइन विटामिन होता है हमारा, ये विटामिन डी होता है और इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। अगर हम बात करें इसकी डेफिशिएंसी से अपीयर होने वाली डिजीज कौन सी होती है, तो चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्सिया जो सूखा रोग होता है वो हो जाता है और इन द एडल्ट्स ऑस्टियोमलेशिया होता है। इसीलिए हम इसको 2-3 नाम से जानते हैं, चाहे सनसाइन विटामिन कहें क्योंकि सन की रेज जो होती हैं इसका एक्टिवेशन कर हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए इसको हम सनसाइन विटामिन बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स होता है, इसलिए इसको हम एंटी रिकेट्सियल विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आपका आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए। अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन आपका विटामिन ई, इसका केमिकल नेम होता है टोकोफेरॉल और ये हमारा एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहलाता है, क्योंकि इसकी कमी से स्टेरिलिटी दैट मीन्स नपुंसकता अपीयर होती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका विटामिन ए, तो इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल और ये नाइट ब्लाइंडनेस, जीरोप्थेल्मिया, किरेटोमलेशिया, ये तीनों को कॉज करता है अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। कंफ्यूज मत होना, ऑस्टियोमलेशिया विटामिन डी के केस में है, किरेटोमलेशिया विटामिन ए के केस में है। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रिपैनोमा पैलिडम। आपको बताना है कि ट्रिपैनोमा पैलिडियम का अगर इन्फेक्शन है तो उसे हम किस ड्रग के यूज से ट्रीट करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका पेनिसिलिन जी, दूसरा ऑप्शन है सीफाक्लोर, तीसरा ऑप्शन है क्लोरमफेनिकॉल और चौथा ऑप्शन है सीफाजोलिन।
तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि है पेनिसिलिन जी। देखिए ट्रिपेनोमा पैलिडियम क्या कॉज करता है, सिफिलिस, और सिफिलिस को ट्रीट करने के लिए एक ही ड्रग है हमारी, ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज करते हैं हम पेनिसिलिन जी, जो कि बेंजाइल पेनिसिलिन होती है हमारी, नेचुरल पेनिसिलिन। इसको ही हम यूज करते हैं, प्रिफर करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रिपेनोमा पैलिडियम। ठीक है, अगर हम बात करें कि ट्रिपेनोमा पैलिडियम के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, तो वो है हमारा VD-REL टेस्ट। ठीक है, देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, ओमिटिंग स्टिमुलेशन कॉज्ड बाय साइटोटॉक्सिक केमिकल सिस्प्लेटिन ट्रीटेड बाय। देखिए क्वेश्चन बड़ा आड़ा टेढ़ा है। क्वेश्चन सीधी सी बात ये कह रहा है कि अगर सिस्प्लेटिन जो कि हमारी एंटी कैंसरस ड्रग है, साइटोटॉक्सिक केमिकल होता है, अगर इसके द्वारा ओमिटिंग कॉज की गई है, दैट मीन्स अगर सिस्प्लेटिन की थेरेपी चल रही है और फिर दवा लेने के बाद किसी को ओमिटिंग आ जाती है, तो इस ओमिटिंग को हम किस ड्रग के द्वारा ट्रीट करेंगे। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन ये है आपसे। तो पहला ऑप्शन है आपका 5-HT3 एंटागोनिस्ट, दूसरा ऑप्शन है H2 एंटागोनिस्ट, तीसरा ऑप्शन है सुमिट्रिप्टैन और चौथा ऑप्शन है 5-HT3 एगोनिस्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए जो कि 5-HT3 एंटागोनिस्ट। और इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, ऑनडेनसेट्रॉन, ग्रेनिसेट्रॉन, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज की जाती हैं। अगर किसी ड्रग के द्वारा ओमिटिंग कॉज की जाती है तो वहां पर ड्रग आप चॉइस होती है हमारी ऑनडेनसेट्रॉन। और अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की, तो दूसरा ऑप्शन है आपका H2 एंटागोनिस्ट। तो सबसे पहली बात, H2 एंटागोनिस्ट तो यहाँ पर यूज ही नहीं होगा, क्योंकि H2 रिसेप्टर कहाँ पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, और वहां पर ये कौन कौन सी ड्रग होती है, सिमेटेडिन हो गई, लोराटेडिन हो गई, फेमोटेडिन हो गई, तो ये सारी यूज होती है इन द कंडीशन ऑफ अल्सर। तीसरा ऑप्शन है आपका सुमिट्रिप्टैन। तो सुमिट्रिप्टैन ड्रग हमारी यूज होती है इन द केस ऑफ माइग्रेन, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन के लिए हम यूज करते हैं सुमिट्रिप्टैन को, और ये ड्रग हमारी 5-HT1D1B रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द ब्यूटी क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि सिस्प्लेटिन के द्वारा अगर इंड्यूस्ड ओमिटिंग है तो उसको हम ऑनडेनसेट्रॉन से ट्रीट कर लेंगे, जो कि हमारी 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। अगर यहाँ पर एस्पिरिन होता या कोई भी केमिकल होता, किसी भी ड्रग के द्वारा अगर कभी भी ओमिटिंग इंड्यूस की जाएगी, तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे ड्रग ऑफ चॉइस जो कि हमारी ऑनडेनसेट्रॉन या 5-HT3 एंटागोनिस्ट। ऑनडेनसेट्रॉन यूज कर सकते हैं, ग्रेनिसेट्रॉन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिस्प्लेटिन है, अगर कोई और भी केमिकल दे दिया जाए तो आंसर हमारा 5-HT3 एंटागोनिस्ट ही होगा, जो कि है ऑनडेनसेट्रॉन। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर सिस्प्लेटिन है तो दूसरी ड्रग होगी, यहाँ पर एस्पिरिन है तो दूसरी ड्रग होगी। सेम ड्रग ही यूज होती है हमारी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ साइटोटॉक्सिक केमिकल इंड्यूस्ड ओमिटिंग। और केवल यही नहीं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको ओमिटिंग होने लगती है आफ्टर द ऑपरेशन। अगर उनका ऑपरेशन किया गया है, इसके बाद में जब वो होश में आते हैं तो उनको ओमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके केस में भी यस ऑफ कोर्स केवल ऑनडेनसेट्रॉन ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी। तो क्वेश्चन आपसे चाहे जो कुछ पूछा जाए, चाहे वो आपसे पूछ रहा हो कि केमिकल इंड्यूस्ड ओमिटिंग है, चाहे वो पोस्ट ऑपरेटिव केस में ओमिटिंग हो रही हो, ड्रग ऑफ चॉइस हमारी है ऑनडेनसेट्रॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका बेस्ट ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सबसे अच्छी ड्रग मोशन सिकनेस को ट्रीट करने के लिए कौन सी होती है। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि आखिर मोशन सिकनेस क्या होता है। ठीक है, कौन सी बला है ये। तो मोशन सिकनेस कुछ नहीं है। मोशन सिकनेस क्या है, जब हम ट्रेवल करते हैं तो ओमिटिंग जो इंड्यूस हो जाती है, बहुत सारे लोगों को मतली आने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ओमिटिंग होने लगती है, या कुछ और सिम्टम्स जनरेट होते हैं, तो ये सब हमारे मोशन सिकनेस है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं। पहला ऑप्शन आपका सिनर्जिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोमेथाजिन, तीसरा ऑप्शन है स्कोपोलामिन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। अब आपको यहां पर बताना है कि कौन सी सबसे बेस्ट ड्रग है हमारी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है स्कोपोलामिन। स्कोपोलामिन का दूसरा नाम क्या है, हायोसिन। हायोसिन जो होती है हमारी मोशन सिकनेस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज की जाती है। अगर हम बात करें अपने अदर ऑप्शंस की, तो पहला ऑप्शन है आपका सिनर्जिन। देखिए सिनर्जिन जो है हमारी, ये बेस्ट ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस की तरह यूज की जाती है इन द केस ऑफ वर्टिगो। इसको हम जानते हैं एंटी वर्टिगो मेडिकेशन। सिनर्जिन बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज की जाती है इन द केस ऑफ वर्टिगो, जो लोगों को चक्कर वगैरह आते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें बी ऑप्शन प्रोमेथाजिन के बारे में, तो प्रोमेथाजिन भी हमारी मोशन सिकनेस में यूज होती है। देखिए कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। ठीक है, घुमाते कैसे हैं, यहां पर आपको कंडीशन दे देंगे कि वो ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, तो वहां पर अगर उसे मोशन सिकनेस हो रहा है तो कौन सी हम ड्रग यूज करेंगे। अब यहां पर आपका आंसर तुरंत चेंज हो गया। जो हमारी ड्रग ऑफ चॉइस थी स्कोपोलामिन या हायोसिन, अब उसको हम इस कंडीशन में यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन की कंडीशन चेंज हुई, आपका आंसर चेंज हो गया।
अब आपका ये होमवर्क है कि आप हमें बताइए कि अगर वो ट्रक ड्राइवर है तो उस केस में हम मोशन सिकनेस के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे। ठीक है, स्कोपोलामिन हम क्यों नहीं यूज करेंगे, इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग हमारी सीएनएस से इंटरफेयर करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, सीएनएस को डिप्रेस करती है। ठीक है, इसलिए हम स्कोपोलामिन को ट्रक ड्राइवर के केस में नहीं देंगे। अब आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आखिर हम वहां पर कौन सी ड्रग यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोसेट इज यूज्ड एज। आपको यहां पर बताना है कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोसेट जो है इसको हम किस तरह यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के रूप में, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइडेंट, तीसरा ऑप्शन है बाइंडर के रूप में और चौथा ऑप्शन है कोटिंग मटेरियल की तरह। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। देखिए जो सोडियम स्टार्च ग्लाइकोसेट होता है हमारा, ये सुपर डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है आपका, मिल्क एल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू। आपको यहां पर बताना है कि जो मिल्क एल्कली सिंड्रोम होता है ये किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है आपका टैक्रोलिमस, दूसरा ऑप्शन है सल्फोनामाइड, तीसरा ऑप्शन है सेमेटिडीन और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही मिल्क एल्कली सिंड्रोम आपने देखा तुरंत आपको ऑप्शन होना चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, हमारा एंटासिड की तरह यूज किया जाता है और ये वाटर के जो OH आयन होता है उससे बाइंड करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिससे ये कॉज करता है मिल्क एल्कली सिंड्रोम। ठीक है, अगर बात करें हम अदर ऑप्शंस की तो पहला ऑप्शन है आपका टैक्रोलिमस, या इसको हम बोलते हैं FK506। ठीक है, ये हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है और इसको हम यूज करते हैं जनरली इन द केस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इसका कोई रोल नहीं है, ये क्या करता है हमारी बॉडी के इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है। तो जिस भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया जाएगा हमारी बॉडी में, सपोज किडनी का ट्रांसप्लांटेशन हुआ तो किडनी वो जो होगी वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन मटेरियल होगी, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन जब हमने टैक्रोलिमस दे दिया, ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, जिससे ऑर्गन रिजेक्शन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अगर हम बात करें अपने दूसरे ऑप्शन सल्फोनामाइड के बारे में, तो सल्फोनामाइड कभी भी कंफ्यूज मत होना, मिल्क एल्कली सिंड्रोम कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड एक सिंड्रोम होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है सल्फोनामाइड का। जितनी भी सल्फोनामाइड्स होती हैं हमारी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती हैं। तीसरा ऑप्शन है आपका सिमेटिडीन। तो सिमेटिडीन के केस में 3 बहुत ही मार्क्ड साइड इफेक्ट हैं, जिसके कारण इसका यूज अब बहुत ही कम हो गया है। तो कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं वो देखिए। पहला साइड इफेक्ट है आपका एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी ये रखता है, दूसरा गायनेकोमेस्टिया, तीसरा ये गैलेक्टोरोइया काज करता है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्ड साइड इफेक्ट होते हैं सिमेटिडीन के। अगर हम बात करें चौथा ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट, बात कर चुके हैं, एंटासिड है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्सर इंड्यूस्ड बाय एनएसएड्स। आपको यहां पर बताना है कि अगर एनएसएड्स के द्वारा अल्सर इंड्यूस की गई है तो वहां पर हम ड्रग ऑफ चॉइस की तरह किसको यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। तो आपका पहला ऑप्शन है CBS, दैट मीन्स कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तीसरा ऑप्शन है एस्पिरिन और चौथा ऑप्शन है सेमेटिडीन। तो देखिए आपका तीसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि ये खुद अल्सर कॉज कर रहा है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन आपके बचे अब, CBS, PPI एंड सिमेटिडीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। देखिए अगर अल्सर एनएसएड्स के द्वारा इंड्यूस की गई है या किसी भी ड्रग के द्वारा इंड्यूस की गई है तो उस केस में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती हैं, तो ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये सारी हमारी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो कि गैस्ट्रिक एसिड के सेक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज। आपको यहां पर बताना है कि कौन सा फैटी एसिड हमारा एसेंशियल है और अनसैचुरेटेड है। पहला ऑप्शन है आपका लाइनोलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है लाइनोलेनिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है एराकिडोनिक एसिड और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है ऑल ऑफ द अबव। अगर हम बात करें कि एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे फैटी एसिड जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती है, वो सारी चीजें हमारे लिए एसेंशियल हो जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे फैटी एसिड जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होगी वो एसेंशियल फैटी एसिड हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि अगर ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो ये हमको मिलते कहाँ से हैं। तो जो हम डाइट लेते हैं, ये सारे एसेंशियल फैटी एसिड हमको डाइट से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, तो ऐसे फैटी एसिड जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते हैं वो हमारे होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है,
यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि एराकिडोनिक एसिड जो है हमारा ये एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें अनसैचुरेशन की तो ये तीनों हमारे अनसैचुरेटेड हैं क्योंकि तीनों में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। अगर बात करें एसेंशियल की तो एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस हमारी बॉडी के अंदर होती है, लेकिन किससे होती है? लाइनोलिक एसिड से। लाइनोलिक एसिड जो होता है हमारा प्रिकर्सर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एराकिडोनिक एसिड। तो आप ये सोचिए कि लाइनोलिक एसिड हमारा एसेंशियल है, इसकी सिंथेसिस तो होती नहीं है। तो अगर एसेंशियल फैटी एसिड जो हमारा लाइनोलिक है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एराकिडोनिक एसिड की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। दैट मीन्स एराकिडोनिक एसिड की सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होगी। इसीलिए इसको हम सेमी एसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, लेकिन अक्सर कई सारी बुकों में आपको ये एसेंशियल फैटी एसिड के नाम से मिलेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल ड्रग इज सेफ इन प्रेगनेंसी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी एंटी मलेरियल ड्रग हमारी प्रेगनेंसी के केस में सेफ रहेगी। पहला ऑप्शन है आपका क्विनिन, दूसरा ऑप्शन है प्राइमाक्विन, तीसरा ऑप्शन है क्विनिडीन और चौथा ऑप्शन है क्लोरोक्विन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है क्लोरोक्विन। दोस्तों आज का होमवर्क आपको पहले ही मिल चुका है। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कर लेना, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि आप अपने एग्जाम में डाउट फ्री होके जाएं। ओके, प्लीज फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।